वाई निगोशिएशन इज नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि समझौता करना अच्छी बात है। आधा आधा बांट लो, बीच का रास्ता निकाल लो और सब खुश। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर समझौते खराब सौदे होते हैं और कई बार सबसे बुरे भी, तो यह वीडियो आपको सिखाएगा कि नेगोशिएशन गणित नहीं है, तर्क नहीं है और फेयर होने का खेल भी नहीं है। नेगोशिएशन असल में इंसानी भावनाओं, डर, नियंत्रण और मनोविज्ञान का खेल है। और जो इस खेल को समझता है वही बेहतर फैसले करवाता है, चाहे सामने वाला बॉस हो, क्लाइंट हो या जिंदगी की कोई कठिन स्थिति। बुक इंट्रोडक्शन। आज हम जिस किताब को समझने वाले हैं उसका नाम है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। इस किताब के लेखक क्रिस वॉस हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सालों तक FBI में हाईस्टेक होस्टेज नेगोशिएटर के रूप में काम किया। उनका काम था ऐसे लोगों से बात करना जो गुस्से में हो, डर में हो, हथियारों के साथ हो और फिर भी बिना ताकत इस्तेमाल किए नतीजा निकालना। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह थ्योरी से नहीं बनी, यह क्लासरूम में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड संकटों में टेस्ट हुई है, जहां एक गलत शब्द जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। लेकिन यही तकनीकें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलरी नेगोशिएशन, बिजनेस डील, क्लाइंट मीटिंग या किसी कठिन बातचीत में। न्यू रूल्स ऑफ नेगोशिएशन, इमोशंस, लेवरेज, माइंडसेट। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा नियम यह है, नेगोशिएशन तर्क का नहीं, भावनाओं का खेल है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सामने वाला अगर समझदार है तो सही बात समझ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान फैसले भावनाओं से लेता है और बाद में तर्क से उन्हें सही ठहराता है। डर, नुकसान का एहसास, नियंत्रण खोने की भावना, ये सब किसी भी बातचीत को दिशा देते हैं। दूसरा बड़ा नियम, समझौता अक्सर कमजोरी से आता है, बुद्धिमानी से नहीं। जब हम जल्दी में होते हैं, जब हमें डर लगता है कि डील टूट जाएगी, तब हम बीच का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन ऐसा करके हम सामने वाले के गलत एंकर को वैध बना देते हैं। अगर सामने वाला कोई अनुचित मांग रखता है और हम आधे पर मान जाते हैं, तो हमने उसकी मांग को सही मान लिया। तीसरा नियम, कोई भी नेगोशिएशन सीधी रेखा में नहीं चलती। यह X + Y = Z जैसा फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान के भीतर छुपी हुई जरूरतें होती हैं, कुछ कही हुई, कुछ अनकही। एक अच्छा नेगोशिएटर उन्हीं अनकही जरूरतों को खोजता है। यहां पर एक बहुत अहम बात आती है, लेवरेज हमेशा मौजूद होता है, भले ही सामने वाली स्थिति कितनी भी एक तरफा क्यों ना लगे। लेवरेज ताकत से नहीं आता, जानकारी से आता है। जिसके पास बेहतर जानकारी होती है वही बातचीत की दिशा तय करता है। किताब यह भी बताती है कि समय और डेडलाइन अक्सर हमारे दिमाग में बनाई गई चीजें होती हैं। हम खुद को जल्दबाजी में डालते हैं और फिर गलत फैसले लेते हैं। एक अच्छा नेगोशिएटर समय को दुश्मन नहीं, हथियार बनाता है। और सबसे अहम माइंडसेट, नो डील कई बार बैड डील से बेहतर होता है। हर बातचीत का अंत समझौते में होना जरूरी नहीं। कभी कभी सही फैसला होता है पीछे हट जाना। इस पहले हिस्से में आपने समझा कि यह किताब नेगोशिएशन को कैसे पूरी तरह से नया रूप देती है, जहां तर्क से ज्यादा भावनाएं मायने रखती हैं और समझौते से ज्यादा तैयारी। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर हथियार बन सकता है और कैसे कुछ सरल तकनीकें सामने वाले को खुद ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देती हैं। Why talking less gives you more control। हम में से ज्यादातर लोग नेगोशिएशन को बोलने की कला समझते हैं। अच्छे शब्द, मजबूत तर्क, सही जवाब सब तैयार रखते हैं। लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं, नेगोशिएशन जीतने वाले लोग ज्यादा नहीं बोलते, ज्यादा सुनते हैं। जितना कम आप बोलते हैं उतना ज्यादा सामने वाला खुद को खोलता है। और याद रखिए, जिसने ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर ली वही बातचीत को कंट्रोल करता है। लिसनिंग एज अ नेगोशिएशन वेपन इस किताब का अगला बड़ा सिद्धांत है। एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय रूप से सुनना। सुनना सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। सुनना मतलब सामने वाले की बात, शब्दों के पीछे की भावना और उसके डर और जरूरतों को समझना। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे सच में सुना जा रहा है, तो उसका दिमाग रिलैक्स होता है। वह रक्षात्मक नहीं रहता, वह लड़ने की बजाय बोलने लगता है। और यही वह पल होता है जब असली जानकारी बाहर आती है। एक आम गलती यह होती है कि हम सामने वाले के बोलते समय अपने अगले जवाब की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा करके हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, उसकी दुनिया को समझने का मौका। मिररिंग, द सिंपलेस्ट FBI टेक्निक। अब आते हैं किताब की सबसे मशहूर तकनीक पर,
मिररिंग यानी आईना दिखाना। यह तकनीक सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन असर बेहद गहरा होता है। मिररिंग का मतलब है सामने वाला जो कहे उसके आखिरी 1 से 3 शब्दों को शांत तरीके से दोहराना। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत रिस्की है, आप जवाब में बस कहेंगे बहुत रिस्की है, बस इतना। कोई तर्क नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई समाधान नहीं, और यही जादू होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला अपने आप आगे बोलने लगता है। वह अपनी बात को और गहराई से समझाने लगता है। अक्सर वह ऐसी जानकारी दे देता है जो वह पहले देने वाला नहीं था। यह तकनीक इंसानी स्वभाव पर काम करती है। हम सभी चाहते हैं कि हमें समझा जाए, और जब हमारे शब्द दोहराए जाते हैं तो हमारा दिमाग इसे जुड़ाव के संकेत के रूप में लेता है। साइलेंस, वॉइस एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। मिररिंग के साथ एक और हथियार जुड़ा है, साइलेंस यानी खामोशी। अधिकतर लोग चुप्पी से घबराते हैं। वे जल्दी से कुछ भी बोल देते हैं ताकि माहौल हल्का हो जाए। लेकिन एक अच्छा नेगोशिएटर खामोशी को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। आप मिरर करें और फिर चुप रहें। अक्सर सामने वाला उसी चुप्पी को तोड़ने के लिए और ज्यादा बोलता है। इसके साथ ही आपकी आवाज भी मायने रखती है। क्रिस वॉस एक शांत, धीमी, भरोसेमंद आवाज की सलाह देते हैं, न ज्यादा तेज न आक्रामक। इससे सामने वाले को यह एहसास होता है कि वह सुरक्षित है और बातचीत उसके खिलाफ नहीं जा रही। इस दूसरे हिस्से में आपने सीखा कि नेगोशिएशन में ताकत शब्दों से नहीं, सुनने से आती है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे सामने वाले की भावनाओं को नाम देकर पूरी बातचीत की दिशा बदली जा सकती है। एक तकनीक जिसे कहा जाता है टैक्टिकल एम्पैथी। इमोशंस डिसाइड बिफोर लॉजिक। हम ये मानना पसंद करते हैं कि हम तर्क संगत लोग हैं, कि हम डेटा देखते हैं, फायदे नुकसान तौलते हैं और फिर फैसला लेते हैं। लेकिन नेगोशिएशन की दुनिया में सच्चाई बिल्कुल अलग है। क्रिस वॉस साफ कहते हैं, फैसला पहले भावना लेती है, तर्क बाद में आता है। अगर सामने वाला भावनात्मक रूप से असहज है तो वह चाहे आपकी बात सही भी हो फिर भी ना कह देगा। इसलिए अगर आप भावनाओं को संभालना नहीं जानते तो तर्क बेकार हो जाता है। व्हाट टैक्टिकल एम्पैथी रियली मीन्स। अब आते हैं इस किताब के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर, टैक्टिकल एम्पैथी। यह साधारण सहानुभूति नहीं है, यह किसी से सहमत होना नहीं है, और यह सामने वाले की भावनाओं को अपनाना भी नहीं है। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब है सामने वाला क्या महसूस कर रहा है उसको पहचानना और शब्दों में सही तरीके से व्यक्त करना। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि यह इंसान मुझे समझ रहा है तो उसका दिमाग विरोध की स्थिति से सहयोग की स्थिति में चला जाता है। यह कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं है, यह एक रणनीति है। नेमिंग इमोशंस टू डिफ्यूज देम। टैक्टिकल एम्पैथी का सबसे उपयोगी टूल है लेबलिंग, यानी भावनाओं को नाम देना। यह कैसे किया जाता है? आप सीधे समाधान नहीं देते, आप बस भावना को शब्दों में रखते हैं। जैसे, ऐसा लग रहा है कि आपको डर है कि यह फैसला उल्टा पड़ सकता है। लगता है आपको यह महसूस हो रहा है कि आप पर दबाव डाला जा रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इन वाक्यों में एक बात समान है, यह आरोप नहीं है, यह सुझाव है। आप ऐसा ही सोचते हैं नहीं कहते, आप कहते हैं ऐसा लगता है, और जैसे ही भावना को नाम मिलता है उसकी तीव्रता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग का वह हिस्सा जो भावना को महसूस करता है, जब उसे शब्दों में पहचाना जाता है तो शांत होने लगता है। न्यूट्रलाइजिंग रेजिस्टेंस अर्ली। अब आते हैं एक बहुत ही अनोखी तकनीक पर, एक्यूजेशन ऑडिट। इसका मतलब है जो भी नकारात्मक बातें सामने वाला आपके बारे में सोच सकता है उन्हें आप खुद पहले बोल दें। जैसे, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता हूं। हो सकता है आपको लगे कि मैं आपको कोने में धकेल रहा हूं। शायद आपको यह भी लग रहा हो कि मैं आपकी स्थिति नहीं समझ रहा। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप सामने वाले की शिकायतें खुद बोल देते हैं तो उसकी आंतरिक प्रतिरोध दीवार टूट जाती है। वह सोचता है, अगर यह इंसान इतना ईमानदार है तो शायद यह मेरे खिलाफ नहीं है, और यहीं से बातचीत का माहौल बदलता है। इस तीसरे हिस्से में आपने सीखा कि नेगोशिएशन में भावनाओं को दबाया नहीं जाता, उन्हें समझा और नाम दिया जाता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि क्यों यस अक्सर बेकार होता है और क्यों असली ताकत नो से शुरू होती है।
वाई यस कैन बी अ लाई। हम जैसे ही हाँ सुनते हैं हमें लगता है कि काम हो गया, डील पक्की, बात खत्म। लेकिन क्रिस वॉस चेतावनी देते हैं, यस सबसे खतरनाक शब्द हो सकता है, क्योंकि कई बार हाँ सहमति नहीं होती, सिर्फ टकराव से बचने का तरीका होती है। द पावर ऑफ नो इन नेगोशिएशन इस किताब का अगला बड़ा सिद्धांत है। नो से नेगोशिएशन शुरू होती है। जब कोई ना कहता है तो वह सुरक्षित महसूस करता है, उसे लगता है कि उस पर जबरदस्ती नहीं हो रही। इसके उलट जब हम किसी से हां निकलवाने की कोशिश करते हैं तो वह रक्षात्मक हो जाता है। इसलिए एक समझदार नेगोशिएटर सीधे सहमति नहीं मांगता, वह ऐसा सवाल पूछता है जिससे सामने वाला आराम से ना कह सके। क्या यह एक बुरा आइडिया होगा? क्या यह आपके लिए अभी संभव नहीं है? ये ना बातचीत को बंद नहीं करता, यह उसे सुरक्षित बनाता है। काउंटरफिट यस वर्सेस रियल अग्रीमेंट। अब समझते हैं कि हां कितने प्रकार की होती है। पहली, काउंटरफिट यस यानी झूठी हां। सामने वाला कहता है हां, लेकिन अंदर से वह सहमत नहीं होता। दूसरी, कॉन्फर्मेशन यस, जिसमें वह सिर्फ यह मानता है कि उसने आपकी बात सुन ली है। तीसरी, कमिटमेंट यस, जिसमें वह सच में काम करने को तैयार होता है। समस्या यह है कि हम तीनों को एक जैसा समझ लेते हैं। क्रिस वॉस कहते हैं, जब तक हाउ साफ नहीं है तब तक यस बेकार है। दैट्स राइट, द ब्रेक थ्रू मोमेंट। अब आते हैं इस किताब के सबसे खास पल पर। दैट्स राइट, यह शब्द यस से ज्यादा शक्तिशाली है। जब सामने वाला कहता है हां यह सही है तो वह आपकी बात मान रहा होता है, लेकिन जब वह कहता है दैट्स राइट तो वह यह मान रहा होता है कि आपने उसकी दुनिया को सही तरीके से समझा है। यह तभी आता है जब आप उसकी स्थिति, उसके डर और उसके लक्ष्यों को साफ और निष्पक्ष रूप से सारांश में रखते हैं। इस पल के बाद नेगोशिएशन अपने आप आसान हो जाती है। इस चौथे हिस्से में आपने सीखा कि नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने के लिए जबरदस्ती हां नहीं चाहिए, समझ से आया हुआ दैट्स राइट चाहिए। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे समय, डेडलाइन और फेयरनेस ही हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं और कैसे एक अच्छा नेगोशिएटर इस खेल को पलट देता है। व्हाई डेडलाइंस कंट्रोल यू मोर देन द डील। कभी गौर किया है, डील खराब होने के बावजूद हम उसे सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि डेडलाइन पास आ रही है। क्रिस वॉस कहते हैं, डेडलाइन अक्सर सामने वाले का हथियार नहीं होती, हम खुद उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। डर ये नहीं होता कि डील खराब है, डर ये होता है कि डील कहीं हो ही ना जाए। टाइम एज अ साइकोलॉजिकल वेपन। इस किताब का अगला बड़ा सच यह है, समय तटस्थ नहीं होता। जैसे जैसे समय निकलता है हमारा दिमाग भविष्य की हानि की कल्पना करने लगता है। अगर आज साइन नहीं किया तो, अगर यह मौका निकल गया तो, यही कल्पनाएं हमें जल्दबाजी में डालती हैं। एक अच्छा नेगोशिएटर समय को दुश्मन नहीं मानता, वह खुद को यह याद दिलाता है कोई भी डील एक खराब डील से बेहतर नहीं होती। अक्सर डेडलाइन लचीली होती हैं, लेकिन हम उन्हें पत्थर की लकीर मान लेते हैं और सामने वाले को शक्ति दे देते हैं। द मिथ ऑफ फेयरनेस इन नेगोशिएशन। अब बात करते हैं नेगोशिएशन के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द की, फेयर। जब कोई कहता है यह तो फेयर नहीं है तो वह नैतिकता की बात नहीं कर रहा, वह दबाव बना रहा है। फेयर हर इंसान के लिए अलग होता है, जो बात उसे फायदा देती है वही उसे फेयर लगती है। क्रिस वॉस सलाह देते हैं, जब सामने वाला फेयर कहे तो बहस मत कीजिए, शांत रहिए और पूछिए आपके लिए इसमें फेयर क्या है। यह सवाल सामने वाले को मजबूर करता है कि वह अपनी असली अपेक्षा उजागर करे। एंकर्स, लॉस अवर्जन एंड फ्रेमिंग रियलिटी। अब आते हैं एंकरिंग पर। नेगोशिएशन में जो पहला नंबर बोला जाता है वही दिमाग का संदर्भ बिंदु बन जाता है। अगर सामने वाला एक बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नंबर रख देता है तो बीच का हर आंकड़ा उसी के आसपास घूमता है। इसके साथ जुड़ा है लॉस इवर्जन, यानी इंसान पाने से ज्यादा खोने से डरता है। एक समझदार नेगोशिएटर अपनी बात को आप क्या खो देंगे इस फ्रेम में रखता है, ना कि आप क्या पा सकते हैं। इस हिस्से में आपने सीखा कि नेगोशिएशन में हकीकत वही नहीं होती जो दिखती है, हकीकत वही होती है जो दिमाग महसूस करता है। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कैसे सवाल पूछकर सामने वाले को यह एहसास दिलाया जाए कि नियंत्रण उसी के हाथ में है, जबकि दिशा आप तय कर रहे हों। द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन इन नेगोशिएशन।
अगर नेगोशिएशन में आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें तो आपने खेल का रुख बदल दिया। क्रिस वॉस कहते हैं, सबसे ताकतवर नेगोशिएटर वह नहीं जो जवाब देता है, बल्कि वह जो सही सवाल पूछता है। व्हाट आर कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस? अब बात करते हैं कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस की। ये ऐसे सवाल होते हैं जो हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं। इन सवालों का जवाब हां या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे, आप इस स्थिति को कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं? इस समस्या का समाधान आपके हिसाब से क्या हो सकता है? हम इसे कैसे ऐसा बना सकते हैं कि दोनों पक्षों के लिए काम करे? इन सवालों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सामने वाले को समाधान की जिम्मेदारी देते हैं। उसे लगता है कि वह कंट्रोल में है, जबकि असल दिशा आप तय कर रहे होते हैं। सेइंग नो विदाउट सेइंग नो कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा उपयोग है ना कहे बिना ना कहना। सीधे नहीं कहने से बात बिगड़ सकती है, लेकिन सही सवाल उसी काम को शांति से कर देता है। जैसे, मैं यह अभी कैसे कर सकता हूं? इस बजट में यह संभव कैसे होगा? आप चाहते हैं कि मैं इसे कैसे लागू करूं? इन सवालों से आप टकराव नहीं करते, लेकिन असंभव मांगों को खुद सामने वाला ही अव्यवहारिक मानने लगता है। फोर्सिंग इंप्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। नेगोशिएशन सिर्फ सहमति तक सीमित नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब उसे लागू करना हो। इसलिए क्रिस वॉस कहते हैं, हर यस के पीछे एक हाउ जरूरी है। अगर कोई कहता है हां हम कर लेंगे, तो तुरंत पूछिए, आप इसे कब और कैसे करेंगे? इसमें कौन कौन शामिल होगा? अगर कोई रुकावट आई तो हम उसे कैसे संभालेंगे? ये सवाल जिम्मेदारी तय करते हैं और नकली सहमति को असली योजना से अलग कर देते हैं। इस हिस्से में आपने सीखा कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रण का सबसे शालीन तरीका है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि जब बात पैसों और आंकड़ों तक पहुंचती है तो कैसे एक संरचित सिस्टम पूरी बातचीत को आपके पक्ष में मोड़ सकता है। Why numbers change everything। अब तक हमने भावनाओं, सुनने की कला और सवालों की ताकत समझी, लेकिन जैसे ही नेगोशिएशन पैसों और नंबरों पर आती है, अधिकतर लोग घबरा जाते हैं। क्रिस वॉस कहते हैं, नेगोशिएशन नंबरों से नहीं हारते, हम नंबरों से डरकर हार जाते हैं। Why most people fail at price negotiation। ज्यादातर लोग दाम की बातचीत में दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, वे सामने वाले के पहले नंबर को सच मान लेते हैं। दूसरी, वे बहुत जल्दी फेयर प्राइस ढूंढने लगते हैं। लेकिन पहला नंबर अक्सर रणनीति होता है, हकीकत नहीं। एक अनुभवी नेगोशिएटर पहले नंबर को सिर्फ एक संकेत मानता है, सत्य नहीं। द एकरमन बार्गेनिंग सिस्टम। अब आते हैं इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल टूल पर, एकरमन सिस्टम। यह एक स्टेप बाय स्टेप बातचीत का ढांचा है। पहला कदम, अपने टारगेट प्राइस को तय करें। दूसरा, शुरुआत करें एक बेहद कम या ऊंचे ऑफर से, ताकि एक मजबूत एंकर बने। तीसरा, धीरे धीरे छोटे छोटे कंसेशंस दें, हर बार पहले से आधा। इससे सामने वाले को लगता है कि वह आपको आखिरी सीमा तक धकेल रहा है। नॉन राउंड नंबर्स एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट एकरमन सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। नॉन राउंड नंबर्स, सीधे 50,000 कहने की बजाय 49,750 कहना। ऐसे नंबर दिमाग को संकेत देते हैं कि आपने गणना की है, आप तैयार हैं और ये आखिरी सीमा है। लोग गोल नंबरों पर ज्यादा बहस करते हैं, अजीब सटीक नंबर बहस को धीमा कर देते हैं। इस हिस्से में आपने सीखा कि नंबरों की दुनिया में भावनाएं अब भी काम करती हैं, बस उनका रूप बदल जाता है। अगले और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे ब्लैक स्वंस के बारे में। वे छुपी हुई जानकारियां जो पूरी नेगोशिएशन को एक पल में पलट सकती हैं। द वन डिटेल दैट कैन चेंज एवरीथिंग। कभी कभी नेगोशिएशन में सब कुछ अटका हुआ लगता है। भावनाएं समझ ली, सवाल पूछ लिए, नंबर भी तय हो गए, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ती। क्रिस वॉस कहते हैं, ऐसी हर नेगोशिएशन में कोई ना कोई छुपी हुई जानकारी होती है जो सब कुछ बदल सकती है। उसी को वह कहते हैं ब्लैक स्वान। व्हाट आर ब्लैक स्वान्स इन नेगोशिएशन? ब्लैक स्वान का मतलब कोई चमत्कार नहीं है। यह वह जानकारी होती है जो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन मिलते ही पूरी बातचीत का संतुलन बदल देती है। यह किसी की असली प्राथमिकता हो सकती है, किसी छुपे हुए दबाव की वजह, या कोई ऐसा डर जिसके बारे में वह खुलकर नहीं बोल रहा। समस्या यह नहीं है कि ब्लैक स्वान मौजूद नहीं है। समस्या यह है कि हम मान लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है। एक अच्छा नेगोशिएटर हमेशा यह मानकर चलता है, कुछ ऐसा जरूर है जो मुझे अभी नहीं पता। प्रिपरेशन, माइंडसेट एंड फाइनल लेसन्स। इस किताब का आखिरी और सबसे व्यावहारिक सबक है तैयारी। क्रिस वॉस कहते हैं,
दबाव में इंसान ऊपर नहीं उठता, वह अपनी तैयारी के स्तर तक गिरता है। इसलिए हर नेगोशिएशन से पहले आपको यह साफ होना चाहिए आप क्या चाहते हैं, आपकी सीमा क्या है और आप किन सवालों का इस्तेमाल करेंगे। नेगोशिएशन लड़ाई नहीं है, यह सहयोग की एक जटिल प्रक्रिया है। जब आप भावनाओं को समझते हैं, सही सवाल पूछते हैं और जानकारी को प्राथमिकता देते हैं, तो आप बिना जबरदस्ती दूसरों को बेहतर फैसलों तक ले जाते हैं। यही है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का असली संदेश। अगर यह सीरीज आपको उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, नेगोशिएशन कोई खास हुनर नहीं, यह एक जीवन कौशल है। तो आप सिर्फ बुक समरी नहीं देख रहे थे, आप एक माइंडसेट सीख रहे थे। अगर यह माइंडसेट आपको वैल्यू देता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सच में कुछ नया बनाना चाहते हैं।